राधे एवरीवन। लास्ट क्लास हमने एरविन चारगाफ रूल के बारे में देखा था। इस क्लास में हम डीएनए के बारे में जानेंगे। डीएनए को सबसे पहले ढूंढा किसने था, डीएनए नाम पहले आया था या उससे पहले कुछ और भी टर्म्स दिए गए थे डीएनए को। इसमें हमारे पास में 3 मेजर नाम्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है फ्रेडरिक मिशर, दूसरा है ऑल्टमैन और तीसरा है हमारा वाटसन एंड क्रिक का, ठीक है। सबसे पहला जो नाम है फ्रेडरिक मिशर का, इन्होंने डीएनए को डीएनए ना बोल करके न्यूक्लिन बोला था। तो बेसिकली 1869 में जब ये अपना काम कर रहे थे उस वक्त पे क्या था कि यू कैन नॉट टेक ह्यूमन एज अ सब्जेक्ट टू एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया था, क्योंकि इन्हें डीएनए के बारे में जानना था, तो इन्होंने क्या किया कि डिस्कार्डेड बैंडेड जो होता है हॉस्पिटल्स में, उस डिस्कार्डेड बैंडेड को लिया, उसमें से पस सेल्स को आइसोलेट किया और फिर उसके बाद उन्होंने उसमें ऑब्जर्व किया कि न्यूक्लियस में कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उस सब्सटेंस को इन्होंने न्यूक्लिन बोला, ठीक है। इनके टाइम पे ह्यूमन को सब्जेक्ट टू एक्सपेरिमेंट लेना अनएथिकल था। इसके बाद हमारे पास में ऑल्टमैन आते हैं। ऑल्टमैन ने क्या किया, इन्होंने डीएनए के एसिडिक नेचर को ऑब्जर्व किया, ठीक है। माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी की और इसके फॉस्फोरिक नेचर को ऑब्जर्व किया, जिसकी वजह से इन्हें समझ में आया कि जो डीएनए है वो तो न्यूक्लिक एसिड कहलाएगा क्योंकि उसका नेचर एसिडिक है, ठीक है। इसके बाद बाय द एंड ऑफ 1953 हमारे पास में वाटसन एंड क्रिक आते हैं, ठीक है। ये जो वाटसन एंड क्रिक थे हमारे, इन्होंने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए को प्रपोज किया था। इस डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए में इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बोला था कि जो हमारा डीएनए होता है वो 2 स्ट्रैंड्स के इंटरट्वाइन करने की वजह से बनता है। इसके बाद इन्होंने बताया कि डीएनए हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर के बनता है, जिसकी वजह से ये पता चला कि जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उतना ही लंबा हमारा डीएनए होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम लेते हैं ह्यूमन डीएनए का एग्जांपल। तो ह्यूमन डीएनए को जब हम कंसिडर करते हैं तो इसके हैप्लॉइड कंटेंट में 3.3 into 10 to the power 9 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। हम पेयर्स क्यों बोल रहे हैं ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। तो 3.3 into 10 to the power 9 बेस पेयर्स जो है ये हमारे हैप्लॉइड कंटेंट में प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन डीएनए के। लेकिन यही अगर हम चलते हैं डिप्लॉइड कंटेंट में, तो डिप्लॉइड कंटेंट में हमारा जस्ट ये डबल अमाउंट हो जाएगा, दैट मीन्स 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर्स। सिमिलरली हम कुछ और ऑर्गेनिजम्स के भी डीएनए की लेंथ की बात करते हैं। तो ई कोलाई यानी कि एस्चेरिचिया कोलाई जो है, इसके डीएनए का लेंथ हमारा 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर्स जितना होता है। देन 5174 जो कि हमारा एक बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज का मतलब तो आप लोगों को पता होगा, इसका मतलब होता है ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया पे फीड करे। तो ये जो 5174 है, इसका न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर हम देखते हैं 5386 और इतना ही लंबा इसके डीएनए का लेंथ होता है। दैट मीन्स जितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उतना ही लंबा डीएनए का लेंथ होगा। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियोटाइड का नंबर जो है ये 5 है तो इसके डीएनए का लेंथ इतना होगा। अगर वहीं किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए का लेंथ जो है ये हमारा 10 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना है तो इसका डीएनए का लेंथ ज्यादा होगा। सेलिंग फीचर्स ऑफ डीएनए की बात करते हैं। सबसे पहला फीचर जो हमारे डीएनए का है वो है डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड फैशन में होता है, यानी कि 2 स्ट्रैंड से मिलकर के बना होता है और वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहलाता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्यों? क्योंकि मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के उस चेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, डीएनए के स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, सो दे आर कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा शुगर और फॉस्फेट होता है वो मिलकर के, हमने न्यूक्लियोटाइड्स में भी डिस्कस किया था कि बैकबोन जो होता है डीएनए का वो शुगर एंड फॉस्फेट से मिलकर के बना होता है विथ नाइट्रोजनस बेसेस जो होते हैं प्रोजेक्टेड इनसाइड, यानी कि ये हमारा शुगर, ये फॉस्फेट with nitrogenous bases underneath us projecting. Again sugar phosphate
नाइट्रोजनस बेसिस अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड। सिमिलरली दूसरा स्ट्रैंड जो होगा इसमें भी यही होगा, शुगर फॉस्फेट का बना होगा बैकबोन और नाइट्रोजनस बेसिस अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड होंगे। डबल स्ट्रैंडेड की जब हम बात करते हैं तो डबल स्ट्रैंड्स हमारे इस तरीके के होते हैं, ठीक है, जो कि इंटरट्वाइन किए होते हैं और बबल्स का फॉर्मेशन करते हैं। बीच में हमारे यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं इस तरह से। नेक्स्ट फीचर हमारे डीएनए का है जो कि कहता है एंटी पैरेलल पोलैरिटी। एंटी पैरेलल पोलैरिटी की भी बात हमने की है कि हमारे डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होते हैं। दैट मीन्स अगर एक की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरे की पोलैरिटी 3 टू 5 होगी, ठीक है। तो पोलैरिटी का यही मतलब है, एक हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में होगा तो दूसरा हमारा 3 प्राइम से 5 प्राइम के डायरेक्शन में स्ट्रैंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट फीचर राइट हैंडेड फैशन कॉइलिंग की बात करते हैं। जब डीएनए हमारा कॉइल करता है यानी कि टर्न्स लेता है, ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं ये हमारा टर्न्स ले रहा है, तो जब वो टर्न लेता है तो राइट हैंडेड फैशन में लेता है और उस राइट हैंडेड फैशन के लिए एक अप्रोप्रिएट टर्म जो हम असाइन करते हैं वो है प्लेक्टोनेमिकली कॉइल्ड, ठीक है, प्लेक्टोनेमिकली कॉइल्ड, ये हमारा एक प्रॉपर वर्ड होता है राइट हैंडेड फैशन कॉइलिंग के लिए। देन हमेशा डीएनए के स्ट्रैंड में प्यूरीन्स के ऑपोजिट पिरिमिडीन्स आएंगे एंड पिरिमिडीन्स के ऑपोजिट प्यूरीन्स आएंगे। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी है। प्यूरीन के साथ अगर प्यूरीन आएगा और पिरिमिडीन के साथ पिरिमिडीन तो जो स्ट्रक्चर होगा डीएनए का वो बहुत ही अनइवन और यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। इस वजह से यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए हमारे प्यूरीन के साथ में पिरिमिडीन एंड पिरिमिडीन के साथ में प्यूरीन्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फीचर है ये कहता है हमें कि बेसिस जो होते हैं दोनों स्ट्रैंड्स पे, इसमें हमेशा हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है, यानी कि हमारा A और T का बॉन्ड अगर बनेगा तो उसमें डबल बॉन्ड हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। अगर हमारा C एंड G का बॉन्ड बन रहा है तो उसके बीच में हमारा ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, यानी कि ये देखिए हमारा A के साथ में डबल बॉन्ड T, G के साथ में डबल बॉन्ड C, अगेन A अगर होगा तो डबल बॉन्ड T, T के साथ में डबल बॉन्ड A। इस तरीके से हमारे डीएनए का जो स्ट्रैंड है ये आगे बढ़ेगा। डायरेक्शन क्या होगा? अगर एक का 5 प्राइम है तो हमारा नेक्स्ट 3 प्राइम और इसके एंटी पैरेलल डायरेक्शन में यानी कि इधर से 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर। इसी पॉइंट में हम बेसिस एंड बेस पेयर्स का डिफरेंस देख लेते हैं। मान लीजिए कि किसी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो उसमें क्या होगा? सिर्फ एक ही स्ट्रैंड प्रेजेंट होगा और सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंड के प्रेजेंट होने की वजह से हमारे यहाँ पे जो बेसेस होंगे, ठीक है, वो पेयर्स में ना प्रेजेंट होकर के इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड्स में प्रेजेंट होंगे। तो अगर मान लीजिए A, T, G, C, C, A, T इस तरीके से हमारा प्रोसीड कर रहा है हमारे नाइट्रोजनस बेसिस, तो सारे के सारे सिंगल है, इनके ऑपोजिट में दूसरा स्ट्रैंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि ये पेयरिंग करेंगे। तो पेयरिंग कहाँ पे होगी? पेयरिंग वहां पे होगी जहां पे डबल स्ट्रैंडेड हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। जैसे कि ह्यूमन के केसेस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, तो यहाँ पे देखिए A के ऑपोजिट T आ रहा है, G के ऑपोजिट C आ रहा है, यानी कि यहाँ पे पेयरिंग हो रही है। तो जब हम बात करेंगे सिंगल स्ट्रैंड की उसमें हम बेसेस रेफर करेंगे, लेकिन जब हम बात करेंगे डबल स्ट्रैंड की तो उसमें हम बेस पेयर्स रेफर करेंगे। नेक्स्ट फीचर ऑफ डीएनए हमें पिच के बारे में बताता है। डीएनए का जो पिच होता है उसका लेंथ क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं पिच क्या होता है। डीएनए जब राइट हैंडेड फैशन में कॉइलिंग कर रहा होता है तो वो बबल्स का फॉर्मेशन कर रहा होता है, जैसे कि ये एक बबल हमारा कहलाता है पिच, ठीक है, ये एक पिच कहलाता है। सिमिलरली ये हमारा सेकेंड पिच हो गया। तो इसी तरीके से जितने बबल्स उतने पिच। अब हर एक पिच में हमें पता है कि टोटल 10 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से टोटल 10 बेस पेयर्स होते हैं। और ये जो 10 बेस पेयर्स होते हैं इनके एडजेसेंट पेयर्स के बीच में आपको डिस्टेंस निकालने के लिए दे दिया जाता है कि दो जो एडजेसेंट बेस पेयर्स हैं हमारे या फिर नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पिच का क्या लेंथ होता है। तो हमारा पिच जो होता है ये 3.4 नैनोमीटर्स का होता है, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कीजिएगा तो 34 एंगस्ट्रॉम। देन नंबर ऑफ बेसेस इन ईच टर्न या फिर हर एक पिच में टोटल 10 बेस पेयर्स होते हैं तो हम यहाँ पे 10 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब जब हमें डिस्टेंस निकालने को कह रहे हैं किसके बीच में, हमारे दो बेसेस के बीच में, तो इस तरह से जब हम एडजेसेंट बेसेस के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं तो हमारा जो पिच है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स यानी कि 3.4 डिवाइडेड 10 जब हम करते हैं तो 0.34 नैनोमीटर्स आ जाएगा आंसर, या फिर एंगस्ट्रॉम में कीजिएगा तो 3.4 एंगस्ट्रॉम आएगा, ठीक है। डीएनए के इन फीचर्स को बताने के बाद वॉटसन क्रिक ने क्या किया, उन्होंने सेंट्रल डॉगमा की थियरी दी, ठीक है। सेंट्रल डॉगमा की थियरी, सेंट्रल डॉगमा। अब ये सेंट्रल डॉगमा क्या कहता है, सेंट्रल डॉगमा कहता है कि इंफॉर्मेशन जो होता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में तो जाता है लेकिन वो वहां पे प्रोटीन्स या कैरेक्टर्स जो एक्सप्रेस करता है वो किस तरीके से करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे डीएनए से एमआरएनए का बनना, ठीक है। सबसे पहले डीएनए जो होता है वो एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए को बनाता है एंड एमआरएनए जो हमारा मैसेंजर आरएनए है ये इन रिटर्न प्रोटीन्स के लिए कोड करता है, ठीक है। लेकिन इससे भी पहले क्या होता है, जब आगे अभी हम जेनेटिक्स में एंटर करेंगे तो हम देखेंगे कि डीएनए हमारा खुद ही रेप्लिकेट करता है और पहले रेप्लिकेशन फॉर्क बनाता है यानी कि वो डीएनए से डीएनए बनाता है। तो डीएनए से डीएनए बनाने का जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है रेप्लिकेशन का। तो जब डीएनए से डीएनए बनेगा ये प्रोसेस कहलाएगा रेप्लिकेशन। देन डीएनए से डीएनए बन गया, अब उस डीएनए का जो कॉपी डीएनए है जो रेप्लिकेटेड डीएनए उसका मैसेंजर आरएनए बनेगा और उस मैसेंजर आरएनए के बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। So this is transcription। और अगर मान लीजिए हम एंजाइम की बात करें कि ट्रांसक्रिप्शन को मीडिएट कराने वाला एंजाइम कौन है तो उसका नाम है ट्रांसक्रिप्टेज। ट्रांसक्रिप्टेज। इसी तरीके से एमआरएनए से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है ट्रांसलेशन। एंड ट्रांसलेशन के प्रोसेस के बाद जो भी रिक्वायर्ड प्रोटीन्स होते हैं उनका फॉर्मेशन हो जाता है। तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ डीएनए को बताने के बाद हमारे वॉटसन क्रिक साहब ने क्या किया, इन्होंने दिया हमें सेंट्रल डॉगमा की थियरी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में जैसे वायरसेस में अगर आप देखो तो उनमें क्या होता है, आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो आरएनए क्या करता है, जब वो होस्ट को इन्फेक्शन कॉज करने के लिए उसके अंदर एंट्री लेता है तो आरएनए से डीएनए बनाता है एंड देन वो अपने प्रोटीन्स को फॉर्म करवाता है। तो आरएनए से डीएनए बनने का जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा, क्योंकि सीधा जो था डीएनए से एमआरएनए ये हमारा कहला रहा था ट्रांसक्रिप्शन। सो अगर रिटर्न हो रहा है यानी कि एमआरएनए से या आरएनए से डीएनए बन रहा है तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा और जो एंजाइम मीडिएट करेगा इस प्रोसेस को उसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहेंगे। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स की बात करते हैं। ह्यूमंस जो होते हैं अगर उनका एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं तो उनका डिप्लॉयड कंटेंट ऑफ डीएनए कितना लंबा होता है, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स, यानी कि ले लीजिए ऑलमोस्ट 1 हैंड से भी ज्यादा यानी कि 1 मीटर से भी ज्यादा लंबा होता है, लगभग 2 मीटर्स, ठीक है, या 2.2 मीटर्स। तो इसकी पैकेजिंग के लिए क्या करना होगा, क्योंकि हमारे सेल्स जो होते हैं वो तो मीटर्स में नहीं होते, वो तो नैनोमीटर्स में या उनका
बहुत छोटा यूनिट होता है, तो उसके अंदर ये डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है इसकी हम बात करेंगे। हमें पता है डीएनए का नेचर एसिडिक होता है, क्यों? क्योंकि उसमें फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट के प्रेजेंस की वजह से डीएनए का नेचर नेगेटिवली चार्ज होता है, और इस नेगेटिवली चार्ज डीएनए को पैकेजिंग करने के लिए यानी कि कॉम्पैक्ट बनाने के लिए क्या होता है, प्रोटीन्स की सहायता ली जाती है, प्रोटीन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। ठीक है, तो जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे और यूकैरियोट्स की, तो दोनों में ही अलग अलग तरीके से डीएनए की पैकेजिंग होगी। प्रोकैरियोट्स में ये काफी सिंपल तरीके से होगा, यूकैरियोट्स में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। डीएनए पैकेजिंग की बात करते हैं। हमारा डीएनए जो होता है वो ह्यूमन का लगभग 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स जितना लंबा होता है, यानी कि लगभग 2.2 मीटर्स। इसकी पैकेजिंग अगर हमारे सेल के अंदर देखी जाए तो सेल्स तो बहुत छोटे होते हैं, उनके अंदर इसकी पैकेजिंग कैसे होगी? वो तो पूरा का पूरा हमारा ही लेंथ हो गया 2.2 मीटर्स, है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि इसकी पैकेजिंग के लिए कुछ स्पेशल सेट ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, जिसे कि हम प्रोकैरियोट्स के केस में कुछ और कहते हैं एंड यूकैरियोट्स के केस में कुछ और कहते हैं। प्रोकैरियोट्स के केस में ये जो स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं इन्हें हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं, और ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे डीएनए को यानी कि जो हमारा प्रोकैरियोट का जेनेटिक मटेरियल है उसको स्कैटर होने से बचाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है फॉस्फोरिक एसिड की वजह से या फिर फॉस्फेट की वजह से, एंड जो प्रोटीन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स मैंने ब्लू करके दिखाया है, ये हमारा क्या करता है, इस नेगेटिवली चार्ज डीएनए को, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं और फॉर्मेशन करते हैं न्यूक्लियोइड का, जो कि बहुत ज्यादा स्कैटर्ड स्ट्रक्चर नहीं होता। लेकिन जब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स में ये प्रोटीन्स हमारे हिस्टोन प्रोटीन कहलाते हैं, एंड सिंस ये 8 यूनिट्स ऑफ हैं तो इनको हम हिस्टोन ऑक्टामर भी कहते हैं। हिस्टोन ऑक्टामर जो है ये क्यूब के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, जैसे कि 4 फेस इनका सामने होता है और 4 फेस पीछे में होता है, जैसे कि क्यूब हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो है H2A, H2B, H3 एंड H4। क्लियर है? इसके पीछे जस्ट इसी के पीछे इसके और एक यूनिट्स अटैच्ड हैं, जिनको कि सेम हम इसी तरीके से देखेंगे जैसे क्यूब में होता है। अब ये जो प्रोटीन्स है H2A, H2B, H3 एंड H4, ये तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। क्यों? क्योंकि ये कुछ बेसिक अमाइनो एसिड से मिलकर के बनते हैं, जिनका नाम होता है आर्जिनिन एंड लाइसिन। तो आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कंपटीशन में कि कौन से अमाइनो एसिड्स मिलकर के हमारे हिस्टोन ऑक्टामर को बनाते हैं। आर्जिनिन एंड लाइसिन, ये जो 2 अमाइनो एसिड्स है ये हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। डिफरेंस समझ में आया? प्रोकैरियोट्स में नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं एंड यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, सपोज कीजिए कि एक बॉल है, बॉल जो कि हिस्टोन प्रोटीन है यानी कि पॉजिटिवली चार्ज है, हमारा डीएनए नेगेटिवली चार्ज। तो ये कंसिडर कीजिए कि इस बॉल के ऊपर हमें एक थ्रेड दिया गया है 2.2 मीटर्स लंबा, जिसको कि रैप करना है। ठीक है, अब ये जो हमारा थ्रेड है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। जब इसको आप इस बॉल के ऊपर रैप कीजिएगा तो क्या होगा, ये हमारे बॉल के ऊपर इस तरह से रैप होगा, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे क्या चल रहा है, डीएनए की रैपिंग चल रही है। तो बॉल एक लीजिए, उसके अराउंड जब आप थ्रेड को रैप कीजिएगा, आपने किया भी होगा ये एक्टिविटी कभी, तो ये जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर होता है ये हमारे डीएनए की पैकेजिंग का होता है। लेकिन अब जैसे ही उस दोनों एंड ऑफ थ्रेड को छोड़िएगा तो सारे के सारे थ्रेड्स जो होंगे वो लूज होकर के खुल जाएंगे।
तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए आप फेविकॉल उस पे लगाते हैं हमारे बॉल के ऊपर में, ताकि वो थ्रेड्स जो हैं वो चिपके रहे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे सिमिलरली इसे बाइंड करने के लिए, डीएनए के सारे थ्रेड्स को बाइंड करने के लिए एक हमारा लिंकर प्रोटीन प्रेजेंट होगा, और इसे हम कहते हैं H1 लिंकर प्रोटीन। H1 लिंकर प्रोटीन। अब ये जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर है, यानी कि हिस्टोन ऑक्टामर प्लस डीएनए स्ट्रैंड एंड H1 लिंकर प्रोटीन, ये तीनों के तीनों साथ में हमारे कंबाइंड फॉर्म में कहलाते हैं क्या, न्यूक्लियोसोम। और हमारा डीएनए सिंस 2.2 मीटर्स लंबा है, तो सिर्फ एक न्यूक्लियोसोम में तो सारे डीएनए की रैपिंग हो नहीं सकती, तो इसलिए बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। और इसलिए जब आप क्रोमैटिन मटेरियल को रफली देखिएगा, जब वो क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म में होता है, तो वो बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा लुक देता है। सपोज ये हमारा स्ट्रिंग है, तो इसके ऊपर में इस तरह से छोटे छोटे से बीड्स लगे होते हैं, और ये जो छोटे छोटे बीड्स हैं, ये एक्चुअल में हमारे न्यूक्लियोसोम्स हैं। क्लियर है, ये हमारे न्यूक्लियोसोम है, और ये हमारा क्रोमैटिन थ्रेड है, क्रोमैटिन थ्रेड। ठीक है, तो इस तरह से डीएनए की पैकेजिंग जो है वो हमारे सेल्स के अंदर होती है। अब क्रोमैटिन मटेरियल तो बन गया, लेकिन फिर क्या होता है, जब सेल्स डिवाइड करते हैं तो इन क्रोमैटिन मटेरियल्स को क्या करना होता है, कंडेंस करके फर्दर जो स्ट्रक्चर बनाना होता है वो क्रोमोसोम्स का बनाना होता है। तो ये जो हमारे क्रोमैटिन मटेरियल की पैकेजिंग होगी अब टू फॉर्म क्रोमोसोम, ये हमारे होंगे कुछ स्पेशल सेट ऑफ प्रोटीन्स की मदद से, जिन्हें कि हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं, या फिर नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। इसमें दो अलग अलग रीजन्स का फॉर्मेशन होता है क्रोमैटिन मटेरियल के पैकेजिंग की वजह से डिफरेंट मैनर्स में, जो कि यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन कहलाता है। हम देखते हैं क्रोमैटिन मटेरियल के पैकेजिंग के रिजल्ट में हमारा क्रोमोसोम्स बनता है। क्रोमोसोम्स में दो अलग अलग रीजन्स होते हैं, जैसा कि मैंने बोला था, हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। अब ये जो हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन है, ये किस बेसिस पे है, तो ये हमारा अपनी वाइंडिंग, किस तरीके से इनकी पैकेजिंग की गई है, ये डेंस पैकेजिंग में है या लूजली पैक्ड है, इस बेसिस पे इनका नाम दिया गया है। तो जो रीजन हमारा यहाँ पे क्रोमैटिन मटेरियल का डेंसली पैक्ड नजर आ रहा है, ये डेंसली पैक्ड, ब्लू एंड रेड दो रीजन्स नजर आ रहे हैं। जो ब्लू रीजन है ये हमारा डेंसली पैक्ड एरिया है, इसे हम हेटेरोक्रोमैटिन कहते हैं, जबकि जो हमारा रेड वाला एरिया है इसमें क्रोमैटिन मटेरियल काफी लूजली अरेंज्ड है सेंटर में, और इसे हम कहते हैं यूक्रोमैटिन। जो हमारा हेटेरोक्रोमैटिन वाला एरिया होता है ये बेसिकली हमारा डार्क स्टेन्ड होता है। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जो हेटेरोक्रोमैटिन होता है ये डेंसली पैक्ड एरिया होता है, डेंसली पैक्ड, जबकि यूक्रोमैटिन हमारा लूजली पैक्ड या लाइटली पैक्ड। ठीक है, अब जब इसको स्टेन कीजिएगा तो ऑब्वियसली जो हमारा डेंसली पैक्ड एरिया है इसकी स्टेनिंग भी डार्क होगी। तो नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ये है डार्क स्टेन्ड, और यहाँ पे यूक्रोमैटिन जो होगा इसकी स्टेनिंग कैसी होगी, लाइट स्टेन्ड। ठीक है, एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है कि जब हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चलता है, दैट मीन्स कि हमारा डीएनए से एमआरएनए बनने का प्रोसेस, उसी टाइम पे क्रोमोसोम्स हमारे कंडेंस होते हैं। तो जब डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या होता है, कुछ नेसेसरी प्रोटीन्स होते हैं जो कि बाइंड करते हैं डीएनए पे और फिर उसकी ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं। तो जो हमारा डेंसली पैक्ड एरिया है यहाँ पे क्या होता है, फ्री एंड्स प्रेजेंट ही नहीं होते। अगर ये डेंसली पैक्ड एरिया है तो यहाँ पे आपको कहीं जगह दिख रहा है, फ्री जगह, कि प्रोटीन आकर के बाइंड करे और उसके बाद
बाद ट्रांसक्रिप्शन कराएगा? नहीं होता। तो इस वजह से ये वाला साइट जो हमारा हेटेरोक्रोमैटिन का होता है, सिंस इस पे प्रोटीन्स आकर के बाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ये डेंसली पैक्ड है, इसलिए ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव एरिया होता है। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। जबकि जो हमारा यूक्रोमैटिन वाला एरिया होता है, क्योंकि ये लूजली पैक्ड होता है, इसमें काफी स्पेस होता है, तो यहाँ पर जो प्रोटीन्स है, अगर इस तरीके से हमारे क्रोमैटिन मटेरियल की पैकेजिंग है, तो यहाँ पे प्रोटीन्स आराम से आकर के बाइंड करेंगे और वो ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे। सो इसे हम कहते हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। क्लियर है दोनों रीजन्स, यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन के। तो यहाँ पे हमारा पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स का टॉपिक एंड करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए डू वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।